हेलो फ्रेंड्स। डेली हम लोग जो है कि एक चैप्टर को कंप्लीट और सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखते हैं। तो आइए देखिए, आज चैप्टर नंबर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से आपके जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है कि कितने प्रश्न पूछे गए थे सबसे पहले हम लोग उनको जो है कि प्रूफ के साथ में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रूफ मैं इसलिए दिखाता हूं कि आपको जो है कि ये समझ में आए कि जो है कि सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सभी चैप्टर जितने हमने पढ़ाए उनमें से एक या दो प्रश्न आपको डेली देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये 87 नंबर का प्रश्न है। देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि देखिए क्लास अगर जब आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, ये 87 नंबर का ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये फ्रेंड्स क्लास 10th की एनसीईआरटी जिस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे जो है कि एक प्रश्न आपके टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया था। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मानव जो है कि आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन ये सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है कि होता है। और इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पे सिलियरी मसल्स दिया गया है। और देखिए, सिलियरी मसल्स को हम लोग हिंदी में पछमाभी पेशियाँ बोलते हैं। और ये जो है कि आप जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर में यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे पछमाभी पेशियाँ। यहाँ पर देखिए, पछमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये पछमाभी पेशियों के द्वारा ही फोकस दूरी बढ़ती और घटती है, यानी कि फोकस दूरी में परिवर्तन पछमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि होता है। और पछमाभी पेशियों को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। मैं अभी प्रूफ के साथ यहाँ पे इसको भी दिखाऊंगा। ये यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये जो है कि चैप्टर यही है जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी जो है कि चैप्टर से ये प्रश्न आपका जो है कि आया था। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं अभी इसी को जो है कि दिखाया था आपको छोटे स्क्रीनशॉट में। देखिए, पछमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि फोकस दूरी में घटाव और बढ़ाव कब होता है, किनके कारण होता है, तो पछमाभी पेशियों के द्वारा होता है। और इन्हीं पछमाभी पेशियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और ये प्रश्न जो है कि आपको जो है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये टीआरई 1 का है। टीआरई 1 पीआईटी में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, जो कि इसी चैप्टर से है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितना होती है लगभग। तो नाभिक दूरी जो है कि लगभग होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जैक्ट आपके जो है कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा करके जो कि दिखा दूँ मानव नेत्र। यहाँ पर देखिएगा, इस जो है कि प्रकाश तक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसमें देखिए, झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति देखिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, लगभग गोलाकार होती है। और इसका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये एग्जैक्ट दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। और ये प्रश्न क्या पूछा गया था, लगभग पूछा गया था। तो आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 सेंटीमीटर ही जो है कि आयोग आपका इसका आंसर माना था। ये जो है कि टीआरई 1 का क्वेश्चंस पेपर है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ टीआरई 1 का क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर के साथ में। तो वहाँ से आप जब जाएंगे टीआरई 1 के क्वेश्चंस पेपर में तो 23 नंबर का प्रश्न ये आपको मिल जाएगा, जिसका जो है कि राइट आंसर क्या है, जो है कि आयोग माना था 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर भी इसमें जो है कि लगभग होता है, ठीक है, लगभग इसमें पूछा है। और एग्जैक्ट होता है कितना, तो 2.3 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट और लगभग भी आप जो है कि याद रखिएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, और भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे आपके जो है कि इसी चैप्टर से। और यहाँ से देखिएगा, और 25 सेंटीमीटर का लोचा क्या है, तो नेत्र से कम न्यूनतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और दूरतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा, तब आप जो है कि 25 सेंटीमीटर को टिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, और ये जो है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए लगभग, तो इसमें जो है कि होनी चाहिए लगभग 25 सेंटीमीटर, न कि आप इसमें जो है कि 2 पॉइंट जो है कि कुछ मार दें, तो ये आपका जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी जब कहा जाएगा दृष्टि की, तो उसमें 25 सेंटीमीटर आप टिक करेंगे। और यहाँ से देखिएगा, ये जो है कि आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में प्रश्न सेम, यही प्रश्न टीआरई 1 पीआरटी में पूछा गया था और टीआरई 2 पीआरटी में भी ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। जब आप जाएंगे 20 नंबर के प्रश्न में, देखिए मैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 पीआरटी के क्वेश्चंस पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाला हूं। तो टीआरई 1 में आप जाएंगे तो 20 नंबर का ये प्रश्न आपको मिलेगा, और टीआरई 2 में जाएंगे तो ये 48 नंबर का आपको प्रश्न मिलेगा। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग प्रकाश कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स बैंगनी है, और इसमें भी आपका जो है कि बैंगनी राइट आंसर है। देखिए एक ही प्रश्न टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी ये प्रश्न पीआरटी में पूछ लिया गया था। और देखिए ये जो है कि आपको ये कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ये जो है कि प्रिज्म है। और यहाँ से देखिएगा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपका जो है कि यही चैप्टर है। और यहाँ पे देखिएगा लाल प्रकाश कम झुकता है, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, और जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। तो यही झुकना यानी कि परावर्तक है, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपका ये पूछा गया था। तो मैंने ये प्रश्न दिखा दिया। और देखिए ये जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था इस चैप्टर से, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो जैसे ही आप जो है कि देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और यहाँ पे देखिए प्रकाश प्रकीर्णन हेडिंग है, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन। और देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिन्हें हम परिचित हैं, ठीक है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तो यहाँ पे आकाश नीला हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया जो कि इसी चैप्टर से था। अब देखिए फ्रेंड्स आपके जो है कि सभी प्रश्न मैंने दिखा दिए, और देखिए टीआरई 4.0 में भी 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से कन्फर्म है, ठीक है। तो आप जो है कि बढ़िया से कैप्चर करिएगा। और देखिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया हूँ, तो यहाँ से हाईलाइट चीज़ों को आप जो है कि नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जो है कि वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके मेन चीज़ों को आप जो है कि नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाइएगा। यहाँ से देखिए इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र एक कमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को जो है कि कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। और नेत्र की गोलक आकृति कितना होती है, लगभग गोलाकार होती है, और इसका व्यास कितना होता है, तो 2 पॉइंट जो है कि 3 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और यहाँ से देखिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो डायफ्राम जो है कि नियंत्रित करता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है वो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राहें
कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना एक जो है कि कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें जो है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं किस में होती हैं? तो रेटिना में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था और यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था समंजन क्षमता से। तो मनुष्य की जो है कि आंख में फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स के द्वारा देखा गया है। और यहाँ से देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कब बढ़ेगी? जब जो है कि पेशियां शिथिल होंगी और अभिनेत्र लेंस पतला होगा, तो इस प्रकार इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख के निकट वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। जब शिथिल होंगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और जो है कि जब सिकुड़ जाएगी तो इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है कि बढ़ जाएगी और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा इसमें, और परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे शिथिल होगी तो क्या होगा? इसमें अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब जो है कि पश्चमाभी पेशियां जब सिकुड़ जाएंगी तो इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है कि बढ़ जाएगी और जो है कि अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? इसमें मोटा हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था? तो इसमें जो है कि अभिनेत्र लेंस पतला हो रहा था और इसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ रही थी और इसमें जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी इसमें घट जाएगी। तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है कि देखा गया है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो नेत्र की जो है कि अल्पतम या निकटतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और जो है कि नेत्र का जो है कि दूरतम बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। तो यहाँ पे निकटतम या न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और दूरतम बिंदु अनंत होता है। तो ये जो है कि यहाँ से 2 पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा और यहाँ से आपके जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि खत्म होते हैं। देखिए दृष्टि दोष का उनका संशोधन, तो यहाँ पे दृष्टि दोष जो है कि पढ़ा जाएगा और यहाँ पे जो है कि आपके बुक्स में जो है कि प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 अपवर्तन दोष देखे गए हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो ये निकट दृष्टि दोष है और दीर्घ का मतलब ये दूर दृष्टि दोष है और जरा दृष्टि दोष। इन तीनों दोषों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से होता क्या है निकट दृष्टि दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में जो है कि दोषयुक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में देखिए उल्टा होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष आप जो है कि देखेंगे तो आपको निकट की वस्तुओं को नहीं दिखाई देगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को जो है कि देख सकता है वो व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा और दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। तो आप जो है कि उल्टा दिमाग लगा के सोचिएगा कि निकट दृष्टि दोष अगर प्रश्न में पूछा जाए, यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख ले रहा है और दूर की वस्तुओं को जो है कि स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष था। और इसमें जो है कि होता क्या है? तो इसमें जो है कि इस दोष के कारण होता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना इस दोष का जो है कि उपर्युक्त क्षमता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं। तो इसमें इसमें 2-3 फैक्ट हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तुओं को जो है कि रोगी देख लेता है और दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में जो है कि किस कारण उत्पन्न होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। और यहाँ से दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष वही है कि दूर रखी वस्तुओं को जो है कि व्यक्ति देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, और इसमें जो है कि इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और यहाँ से इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दूर दृष्टि दोष में जो है कि इस दोष के कारण क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है। और उसमें क्या हो रहा था? तो फोकस दूरी उसमें जो है कि क्या हो रही थी?
तो फोकस दूरी यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो रही थी, ठीक है, और इसमें क्या अधिक हो रही है, तो इसमें जो है कि फोकस दूरी अधिक हो जा रही है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो है कि इसमें दूरदृष्टि दोष के लिए इसमें अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब एक और दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष फ्रेंड्स लगभग जब आयु आपकी बढ़ जाती है तो ये जो है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो है कि घट जाती है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा यह पश्चमाभी पेशियाँ धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब यही है कि आपको निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो इसके जो है कि निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का जो है कि उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों का मतलब द्विफोकसी लेंसों का अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों होते हैं। और ऊपरी भाग में आपने देखा होगा, ऊपरी भाग कुछ ऐसा होता है। तो ये इसमें जो है कि जरा दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को रहेगा उसमें जो है कि दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस का होगा और जो दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करेगा, और निचला भाग जो है कि उत्तल लेंस होगा, यह पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है कि 3 फैक्ट थे। और प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा फ्रेंड्स, एक आयताकार कांच के स्लेब से गुजारने पर प्रकाश जिस प्रकार अपवर्तित होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो ये आप देख लीजिए। और इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है ये हम लोग नीचे अभी देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि नेत्रदान के बारे में। तो नेत्रदान देखिए कौन कौन कर सकता है। तो नेत्रदान वाला व्यक्ति किसी आयु वर्ग या लिंग का हो सकता है, ये इसमें कोई जो है कि इसमें लोचा नहीं है। और देखिए चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मधुमेह, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें संक्रामक रोग नहीं है वो क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन जिनको मधुमेह का मतलब जिनको शुगर है और जिनको उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, वो जो है कि संक्रामक नहीं है तो जो है कि आँख का नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो रोग दिए गए हैं आपको ऊपर, जैसे मधुमेह, रक्तचाप पीड़ित व्यक्ति, दमा रोगी, तो ये जो है कि जिनको ये रोग रहेगा प्रेजेंट टाइम में, तो ये जो है कि नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि 4 से 6 घंटे के बीच में नेत्रदान करना होता है। और नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, यह किसी प्रकार का विरूपण नहीं है। तो ये जो है कि आप में दिया गया है। और कौन कौन से रोगी जो है कि नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, देखिएगा ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको एड्स हो और हेपेटाइटिस बी हो और जल भित्ति यानी कि रेबीज हो और ल्यूकीमिया और धनु स्तंभ एक रोग है, हैजा है और तानिका शोध है या मस्तिष्क शोध है, ये सारी बीमारियां अगर रहेंगी किसी व्यक्ति को तो वो जो है कि इनके मृत्यु के कारण हुई हो, इन रोगों के कारण, तो ये जो है कि नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत का विक्षेपण, तो ये यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बना था। तो वर्णों का क्रम जो है कि पूछ सकता है प्रिज्म में। तो वर्णों का क्रम क्या है, बैंगनी, जामुनी, ये जो है कि घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी, फिर उसके बाद जामुनी, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो सबसे लास्ट में जो है कि कम अपवर्तित होने वाला रंग क्या है, लाल है, ठीक है। इसको जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शार्ट फॉर्म में लिखा गया है VIBGYOR। ये आप जो है कि याद रखेंगे। तो भी से जो है कि वायलेट यानी बैंगनी, और इंडिगो का मतलब जामुनी, और ब्लू का मतलब नीला, और जी का मतलब ग्रीन, और वाई का मतलब येलो, और यहाँ पे देखिएगा आर का मतलब ओ का मतलब ऑरेंज, और लाल का मतलब रेड। तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस वर्ड के क्रम को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से जो कि प्रश्न बना भी था
मैंने अभी दिखाया था। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग कणों पर झुकते मुड़ते हैं और लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आए हैं, आप जो है कि इनको याद रखिएगा। और यहाँ से आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो है कि किसने कांच के जो है कि प्रिज्म का उपयोग किया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदिश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः जो है कि श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष सदैव विपरीत दिशा में बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में, तो ये प्रश्न बन सकता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन, तो यहाँ पर देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन में तारों का टिमटिमाना क्या है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए तारों का टिमटिमाना, अब देखिए तारों के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। और वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। तो यही कारण है। और साफ तौर से इसमें प्रश्न बन सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तित होने के कारण। और जो है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त ये भी जो है कि किसके कारण होता है, तो प्रकाश के जो है कि ये भी जो है कि प्रकाश के जो है कि अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि आप देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जो है कि हमें पढ़ना है। और आकाश का नीला दिखाई देना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यहाँ से प्रश्न बना था। और गहरा समुद्र का जल जो है कि हमें नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं जिनसे हम जो है कि परिचित हैं। और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी जो है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए टिंडल प्रभाव के बारे में भी प्रश्न बनता है। तो पृथ्वी वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो जो है कि वायुमंडल कैसे कणों का मिश्रण है, तो विषमांगी जो है कि कणों का मिश्रण है, सूक्ष्म कणों के विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, देखिएगा इसमें धुआं, जल की सूक्ष्म जल बूंदें, निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरणपुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो यहाँ पे देखिएगा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिघटना को टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो कोलाइडी कणों में जो है कि टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, ये प्रश्न बन सकता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे से जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला जो है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं। और लाल वर्ण का मतलब लाल रंग, ठीक है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, और यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न यहाँ से। और देखिएगा यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। तो जो है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण यही है कि इतनी ऊंचाई पर जो है कि प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा खतरे के निशान के लिए रेड कलर का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है, तो लाल रंग कुहरे एवं धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल रंग जो है कि दिखाई देता है। तो इसका जो है कि प्रकीर्णन जो है कि सबसे कम होता है, इसी कारण से जो है कि लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है कि आपका ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में आपने जो है कि क्या सीखा, यहाँ से जो है कि दिया गया है। तो देखिएगा पहली पॉइंट क्या है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, और देखिएगा दूसरी पॉइंट, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र
नेत्र के बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकटतम बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं, जिसे सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए दृष्टि के सामान्य अपवर्तन दोष, तो इसमें मैंने देखिए निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में ऊपर आपको जो है कि पढ़ाया था। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग जो है कि किया जाता है। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और यहाँ से देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ भी प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश का रंग जो है कि नीला दिखाई देता है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ भी प्रतीत होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि चैप्टर आपका जो है कि ख़त्म होता है। ये सारे प्रश्नों को मैं जो है कि लास्ट में अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और जितने भी ये आपके अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं इनको जो है कि हम लोग वीडियो के लास्ट में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है वो जो है कि आप हमारे वीडियो में जान गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये प्रश्न जो है कि आपके TRE 3 में जो है कि PRT में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न कैसा था कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए हम लोग MCQs भी करेंगे और MCQs के साथ साथ ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, बिल्कुल NCERT की बुक से। और देखिएगा मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए मानव जो है कि आँख में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है ये जो है कि आप कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स को जो है कि हिंदी में पछमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स के कारण जो है कि मानव की आँख की जो है कि फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये प्रश्न कहाँ से जो है कि बना था और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं समंजन क्षमता, ये जो है कि आपका जो है कि चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जो है कि समंजन क्षमता दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं वो चीज़ हाईलाइट भी कर रखा हूँ। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है। पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस व मोटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो घट जाती है या बढ़ जाती है यानी कि परिवर्तन देखने को मिलता है। ये हमारा प्रश्न था। तो जो है कि आप इसको जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ जो है कि गूगल से जो है कि सर्च भी करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पश्चमाभी पेशियों को अंग्रेजी में सिलियरी मसल्स कहते हैं और यही सिलियरी मसल्स जो है कि आपके एग्ज़ाम में TRE 3.0 PRT में जो है कि ऑप्शंस में दिया गया था, जिससे जो है कि आपको जो है कि समझने में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स और भी आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बताता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कवर करवाए जाएं। ठीक है, तो देखिए जब जैसे ही अब जैसे 2 प्रश्न आ गया, दूसरा नंबर क्या, तो उसको जो है कि आप यूज़ कर लीजिए और आप जो है कि प्रैक्टिस करिए, अपना विचार एक जो है कि कॉपी पे लिख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तब उसके बाद जो है कि आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, यानी कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, ये जो है कि आपके TRE 1 में पूछा गया था। और बहुत से लोग जो है कि इसका राइट आंसर क्या मारे थे, 25 सेंटीमीटर
जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो है कि 2 सेंटीमीटर होती है और जो है कि बीपीएससी आयोग भी यही माना था। तो जो है कि इसको जो है कि आप याद रखेंगे, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर वाला का क्या जो है कि मैटर है उसको हम लोग आगे देखेंगे और दूसरे प्रश्न में। और यहाँ पर देखिएगा फ्रीज में से गुजरने पर, यहाँ पे फ्रीज यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, प्रिज्म होगा, ठीक है। तो प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, यानी कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। तो आप जो है कि कमेंट करिए और कमेंट करके जो है कि बताइए कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी रंग जो है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग है। कौन सा, बैंगनी। और इस प्रश्न को जो है कि देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। तो ये जो है कि आपका जो है कि कांच का प्रिज्म है और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट भी कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए रंग पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले नंबर पे क्या है, बैंगनी है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित यही होता है और यहाँ पर ये जो है कि इनका क्रम है। और ये जो है कि ये आप जो है कि ट्रिक याद रखेंगे, VIBGYOR, ठीक है। तो ये क्रम है और जो है कि इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये सारी लाइनें आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है और मैं एमसीक्यूज भी वहीं से बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए ये है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एमसीक्यूज के साथ में जो है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली जो पत्ती होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है फ्रेंड्स दृष्टि पटल या रेटिना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए प्रश्न में जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो ये देख सकते हैं आप जो है कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे मैं हाईलाइट करके यहाँ पे एरो भी बनाया हूँ और देख सकते हैं इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं जिस पर जो है कि प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बिल्कुल आपका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और यहीं से जो है कि पूछा था प्रश्न आपका, एक बार वो मैं प्रश्न भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो वो जो है कि दृष्टि पटल या रेटिना है, आप जो है कि याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रकाश किस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो जो है कि हमारे नेत्र में झिल्ली से होकर जो है कि नेत्र में प्रवेश करता है। वो जो है कि किस झिल्ली से प्रवेश करता है वो हमें जो है कि बताना है। तो वो जो है कि झिल्ली फ्रेंड्स जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, कार्निया या स्वच्छ मंडल। इसको जो है कि आप याद रखेंगे, कार्निया या स्वच्छ मंडल वो झिल्ली है जिससे होकर जो है कि नेत्र में प्रवेश करता है कौन, प्रकाश, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है कि ये कहाँ से मैं लाइन बनाया हूँ, तो ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके जो है कि यही सब लाइनें जो है कि आपके एग्जाम में बनाई जाती हैं। और अगर आप इतना गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपका जो है कि हो गया है। और 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो है कि नेत्र की जो पुतली होती है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिएगा पुतले के साइज को जो है कि परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिएगा ये मैं लाइन कहाँ से बनाया हूँ, तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आपको जो है कि ऊपर दिखाऊंगा। और यहाँ से जो है कि देखिएगा नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो इसमें भी आप जो है कि कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपके जो है कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है,
2 पॉइंट जो है कि 3 सेंटीमीटर। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो याद रखिए नेत्र गोलक का व्यास जो है कि लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से जो है कि ये देखिएगा प्रश्न आपका जो है कि बना है, लगभग गोलाकार होती है, इसका व्यास जो है कि कितना होता है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मैं एरो भी बनाया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने की आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। और ये देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो मैंने ये प्रश्न आपको ऊपर दिखाया था और जो है कि ये देखिए परितारिका कहते हैं जो कि पुतली के साइज को जो है कि नियंत्रित करती है। तो यही मैं प्रश्न बनाया था कि पुतली के साइज को जो है कि कौन नियंत्रित करता है, तो वो जो है कि परितारिका है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 8 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ए और बी जो है कि ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं नेत्र के रेटिना पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। और ये लाइन देखिए मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप जो है कि ऊपर आएंगे तो यहीं से जो है कि बिल्कुल ये लाइन यहीं से बनी थी। और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे मस्तिष्क जैसा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से रेटिना पर बाहरी पृष्ठ फोकसित। और यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यही लाइन जो है कि आपको याद रखनी है। तो उल्टा तथा वास्तविक, तो ये लाइन आपको, ये आपका जो है कि प्रश्न था और ये मैं जो है कि आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन जो है कि नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है कि कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करती है पुतली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न भी आपका जो है कि ऊपर मैं जो पेज दिखाया था ये वहीं से बिल्कुल ये भी प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल आपका प्रश्न रेटिना कोमल किसी उल्टा तथा यहाँ पे देखिएगा बाहरी पृष्ठ नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तक कार्निया के बाहरी पृष्ठ क्रिस्टली लेंस। और ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या था, और इसका जो है कि राइट आंसर था, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली जो है कि नियंत्रित करती है। इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके जो है कि द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जो है कि पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न में जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ और ये प्रश्न मैं आपको जो है कि दिखा दिया हूँ, यहाँ से बना है। और अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है, वो क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ है। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहीं से मैं बनाया था, जिसको जो है कि आप याद रखेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। वही बात है जो मैं ऊपर बताया था। और यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न, एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। तो समंजन क्षमता फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपके जो है कि TRE 1 में जो प्रश्न पूछा था और इसी प्रश्न को लेकर आप जो है कि कंफ्यूज थे। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हमने दिखा दिया, आप जो है कि नोट डाउन करिएगा और माइंड में रखिएगा। ये फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में घूम फिर कर बनते हैं और इनको जो है कि आपको ध्यान से रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से बना था, तो ये जो है कि यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए एक सामान्य यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।
यानी कि आपका जो है कि प्रश्न का आंसर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे। और देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न आपका जो है कि क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है, तो समंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, और मैंने ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आपका 13 नंबर का प्रश्न क्या है, मानव में स्पष्ट दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये भी प्रश्न बनता है और इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मानव में स्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिएगा प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष हैं। तो देखिएगा दृष्टि के जो है कि यहाँ पर 3 जो है कि अपवर्तन दोष होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा एक निकट दृष्टि दोष होता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये 3 दोष होते हैं, और इन तीनों जो है कि दोषों के बारे में आपके जो है कि इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि नीचे आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। तो प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष हैं, तो 3 हैं, आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए 15 नंबर का प्रश्न, और यहीं से ये प्रश्न जो है कि मैं आपका बनाया था, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, और निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको दूर दृष्टि के दोष के नाम से जानते हैं, और जरा दृष्टि दोष। तो इन्हीं तीनों जो है कि दोष के बारे में आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहाँ से भी मैं एमसीक्यू बनाया हूँ, इनको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला होने का क्या कारण है। यानी कि फ्रेंड्स जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उनकी नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद का जो है कि लक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी अधिक आयु, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं एरो भी बनाया हूँ, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स एग्जैक्ट लाइन यहीं से बनी थी, और यहीं से आपका प्रश्न था, और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। देखिए बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 16 नंबर का प्रश्न, तो किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कि देखिए ये दोनों दोष आपको जो है कि याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिए किस दृष्टि दोष में जो है कि व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की नहीं, तो निकट की देख लेता है और दूर की नहीं। तो यहाँ पर ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, निकट दृष्टि दोष है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की देख लेगा लेकिन दूर की नहीं देख पाएगा, यही जो है कि इसका अंतर है। और आप जो है कि उल्टा इसको समझेंगे। देखिए दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तुओं को जो है कि देख लेता है स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, ये अंतर है। और जो है कि यहाँ से देखिएगा निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर देखिए 17 का जो है कि राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा होना, यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है व्यक्ति में। ठीक है, और आगे देखेंगे यहाँ से, यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बना था, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे निकट दृष्टि दोष। और यहाँ से देखिए निकट दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की नहीं, यानी कि निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की देख लेगा, दूर की नहीं देख पाएगा, यही जो है कि अंतर है। और ये जो आपका कारण है जो मैं प्रश्न बनाया था, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का लंबा होना, यही कारण है कि व्यक्ति में जो है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस प्रश्न बनाया हूँ, आप यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है,
तो जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, अवतल लेंस, जो कि मैं आपको ऊपर दिखाया हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, यानी कि दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मैं बताया हूँ यह क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष अगर आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में ये रखना है कि दूरदृष्टि दोष है यानी उस व्यक्ति को दूर रखी वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये प्रश्न है। और यहाँ से देखिएगा, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण होता है, तो इसका कारण है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष किस व्यक्ति में होता है, जिसकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है। और दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जा रहा था, लंबा हो रहा था। यही अंतर है फ्रेंड्स, आप जो है कि इन दोनों अंतरों को आप नोट डाउन करते चलिएगा। और यहाँ से देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप देखिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, तो ये जो है कि दूरदृष्टि दोष को दूर कर देगा और जो है कि ये क्या कर देगा, निकट दृष्टि दोष को दूर कर देता है। तो यहाँ से इसको जो है कि नोट डाउन करते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि आसान ये सारे प्रश्न लगते हैं लेकिन यहीं से प्रश्न बनता है और आपके जो है कि रिवीजन में नहीं रहता है, तो यहाँ से आप प्रश्न गलत करते हैं। ठीक है, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि ये क्या है, और यहीं से मैं प्रश्न भी बनाया था और यहाँ से जो है कि देख पा रहे होंगे आप, इस जो है कि ये जो है कि जो दूरदृष्टि दोष है यह किस कारण होता है, तो मैं प्रश्न बनाया था कि जो है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और जो है कि नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा। और जो है कि दूरदृष्टि दोष के जो है कि निवारण के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ये मैं प्रश्न ऊपर बनाया था, तो यहीं से जो है कि मैं तीनों प्रश्न बनाया था और याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, अपवर्तन हेडिंग है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये मैं प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया हूँ, बिल्कुल जो है कि ये जो है कि लाइन यहीं से मैं उठाया हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मैं एरो भी यहाँ पे बनाया हूँ पेन से। और तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो है कि लाइन मैं यहीं से उठाया हूँ और जिसको जो है कि किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। और देखिए, आकाश नीला हमें किसके कारण दिखाई देता है, यानी कि जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है फ्रेंड्स प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये लाइन जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो ये लाइन जो है कि आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन हेडिंग है और यहाँ से देखिए हेडिंग भी है और यहाँ से देखिए आकाश का रंग जो है कि इसका जो है कि उदाहरण भी है। और यहाँ से देखिए आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं जिसके हम परिचित हैं, ये क्या हैं, ये हैं प्रकीर्णन के उदाहरण। तो यहीं से प्रश्न बनाया था मैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये चैप्टर आपका 10 नंबर का ख़त्म होता है। और देखिए चैप्टर ख़त्म होने के जो है कि लास्ट में कुछ आपके अभ्यास में 3-4 जो है कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं, जो कि यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न बनता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर देता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ये समंजन है, मैं ऊपर बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल, ये भी मैं आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर।
ये भी मैं आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में TRA 3 री एग्जाम PRT में पूछा था। देखिए यही है सिलियरी मसल्स वाला, जिसको सिलियरी मसल्स को पछमाभी पेशियाँ कहते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके कारण, तो पछमाभी पेशियों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग का जो है कि चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार।